दोस्तों बंगाल में एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होता हुआ दिख रहा है अगर आप मीडिया की माने। कारण है ममता बनर्जी जी ने कह दिया है मैं इस्तीफा नहीं देने वाली क्योंकि मैं तो चुनाव हारी ही नहीं हूं। जी हां, आप देख सकते हैं भारत की सारी मीडिया में यही चर्चा हो रहा है कि कैसे टीएमसी की नेता ममता बनर्जी कह रही हैं कि मॉरली हम जीते हैं, मैं नहीं जाने वाली राजभवन, मैं नहीं देने वाली इस्तीफा। अब दोस्तों यहां पे कमाल की बात यह है ना कि ये सब कुछ गिमिक है। अब क्योंकि सवाल पूछा जा रहा है कि यदि एक रूलिंग सीएम इस्तीफा नहीं देगा तो अगले सीएम के पास पावर कैसे आएगा? तो क्या एक सीएम इस्तीफा नहीं देके क्या ट्रांजिशन ऑफ पावर को रोक सकता है? दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स बड़े स्मार्ट थे। वो जानते थे एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन एक रूलिंग सीएम बोलेगा जी मैं तो जीता हूं, जबरदस्ती मुझे नंबर्स में दिखाया जा रहा है मैं हार गया हूं, इसलिए मैं नहीं दे रहा इस्तीफा। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन रखे गए हैं कि इस प्रकार का सिचुएशन हो तो कैसे पावर ट्रांजिशन होगा, तो उस पर हम चर्चा करने वाले हैं, जिसके साथ हम देखेंगे कि जो नई सरकार आएगी वो कैसे पावर लेने वाली है। दोस्तों यहाँ पे काफी ज्यादा मीडिया में कवर किया जा रहा है कि यदि एक सीएम रिफ्यूज कर दे पोल हारने के बाद तो कैसे पावर ट्रांजिशन होता है, तो इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स के तहत। और साथ ही साथ दोस्तों यहां पे हम ये भी देखेंगे ममता बनर्जी जी ऐसा नहीं है कि नहीं जानती, उनको सब पता है। तो फिर क्या जरूरत आन पड़ी है कि इस प्रकार से खुद की ही कहीं ना कहीं आप देखें तो साख पे सवाल पूछ उठवाना कि जब आप इस प्रकार का कदम उठाते हैं तो लोग आप ही को कहते हैं कि इतिहास में कभी नहीं हुआ है कि इस प्रकार के डिफीट के बाद भी इस्तीफा न देना। ये इतिहास में अतुलनीय है। आप अगर देखें तो हाँ, जब हंग असेंबली होती है तो रूलिंग सीएम इस उम्मीद में बैठते हैं कि शायद गवर्नर उनको बुलावा भेजेंगे, तो इसलिए वो इस्तीफा नहीं देते हैं, केयर टेकर सीएम के रूप में काम करते हैं, लेकिन उम्मीद बंधी होती है। लेकिन इस प्रकार के डिफीट के बाद ऐसा नहीं देखने मिला है। अब तमिलनाडु का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, वहां पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास क्लियर मेजोरिटी नहीं है, फिर भी सीएम स्टालिन ने आज इस्तीफा दे दिया है। कारण बड़ा सरल है, उनको मालूम है कि गवर्नर उनको बुलावा नहीं देंगे क्योंकि उनसे कई गुना ज्यादा सीट टीवीके को मिला है। तो यहां पे फिर ममता बनर्जी जी ये कदम क्यों उठा रही हैं? जिस लेंस से हम जियो पॉलिटिक्स कवर करते हैं, रियलिज्म का लेंस, उसी से जानेंगे क्यों आखिरकार ममता बनर्जी ये कर रही हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। सबसे पहले दोस्तों ममता बनर्जी जी ने क्या कहा है, वैसे आपको मैं वीडियो क्लिपिंग सुनाता लेकिन वो बंगला में बोल रही हैं, तो इसलिए मैं आपको खुद ही बता देता हूं वो क्या कह रही हैं। कि वैसे तो नंबर्स आपको पहले मैं दिखा देता हूं, जो 294 सीट्स थे बंगाल में चुनाव के, उनमें से बीजेपी को 207 सीट मिले हैं और एआईटीसी जो ममता बनर्जी जी की पार्टी है उनके पास केवल 80 सीट है। जी हाँ, 80 तिया 240, तो एक तिहाई भी उनको सीट नहीं मिला है। एक चौथाई से थोड़ा ज्यादा सीट उनके पास बस और बस गया है। तो क्लियरली बीजेपी विक्टोरियस है, बहुत ज्यादा सीट्स इनके पास हैं। आप देख सकते हैं कि 2/3 से अधिक मेजोरिटी इनके पास है। उसके बाद भी आज ममता बनर्जी जी ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री की पद से इस्तीफा नहीं देने वाली, मेरी पार्टी हारी ही नहीं है और हमारे वर्डिक्ट को लूटा गया है। इसके आगे उन्होंने कहा कि मैं नहीं हारी हूं इसलिए मैं राजभवन नहीं जाऊंगी, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। और उन्होंने फिर क्रेडिबिलिटी ऑफ इलेक्शंस पे सवाल उठाया, जिसमें उन्होंने कहा ऐसे डेमोक्रेसी काम नहीं करता, जुडिशियरी यहां नहीं है, इलेक्शन कमीशन बायस्ड है, गवर्नमेंट एक ही पार्टी का रूल चाहती है, रॉन्ग मैसेज दे रही है दुनिया को इस प्रकार के एक्ट से। दोस्तों यहां पे कोई प्रेसिडेंट नहीं है कि सिटिंग सीएम कह दे कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, और जब उनकी पार्टी इस प्रकार की कैटास्ट्रोफिक लॉस सहने के बाद आज तक ऐसा नहीं हुआ है। दोस्तों एक पार्टी के पास क्लियर अनडिस्प्यूटेड मेजोरिटी है, तो यहां पे इस्तीफा देना एक कहीं ना कहीं आप देखें तो एक जिम्मेदारी थी जो कि निभानी होती है अक्सर सीएम्स को। लेकिन अब अगर कोई सीएम ये ना करे तो क्या होगा, आइए जरा उसको जानते हैं। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के गिमिक्स काम नहीं करने वाले। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बड़ा क्लियरली कभी प्रोविजन ही नहीं डाला कि रूलिंग सीएम इस्तीफा देंगे तब जाके अगले सीएम को पावर दिया जाएगा। उनको अच्छे से मालूम था एक ना एक दिन ऐसा होगा जब इस प्रकार की चीजें भी हमें देखने मिलेंगी, तो इसलिए उन्होंने बड़ा क्लियर रखा है कि जो सीएम का रेजिग्नेशन है उसका कोई प्रोविजन ही नहीं है। कोर प्रिंसिपल ही यही है, जो सीएम है वो तभी तक है जब तक वो लेजिस्लेटिव असेंबली में उनके पास कॉन्फिडेंस है, यानी कि मेजॉरिटी है लेजिस्लेटिव असेंबली में, तभी तक कोई सीएम अपने गद्दी पे आसीन हो सकते हैं। आर्टिकल 164 है जिसमें बड़ा क्लियर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जिक्र किया गया है।
जिसमें लिखा गया है जो चीफ मिनिस्टर हैं वो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, अन्य मंत्री भी गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, लेकिन वो अन्य मंत्री चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पे अपॉइंट किए जाएंगे और मिनिस्टर तभी तक ऑफिस होल्ड करेंगे जब तक प्लेजर ऑफ द गवर्नर है, यानी गवर्नर की इच्छा है। इसी में दोस्तों आर्टिकल 164 में सब क्लॉज 6 है, जिसमें दिया गया है गवर्नर किसको अपॉइंट करना है, किसी भी मंत्री को, इंक्लूडिंग सीएम। सीएम कोई अलग नहीं, सीएम हो या अन्य कोई मंत्री हो, उनका अपॉइंटमेंट, उनका डिसमिसल केवल और केवल गवर्नर के पास हो सकती है कि वो अपने डिस्क्रिशन पे, अपने स्व इच्छा पे ये फैसला ले सकते हैं। लेकिन ओवर द टाइम क्या हुआ, इसको मिसयूज किया गया। जब भी सेंटर में पॉलिटिकल पार्टी बदलती थी, गवर्नर बदल दिए जाते थे राज्यों के, और फिर वो अलग अलग राज्यों में अपने डिस्क्रिशन का फायदा उठाते थे, जिस सीएम को चाहे तब निकाल देते थे, कहते थे कि प्लेजर खत्म हो गया, और उसके बाद स्टेट में पावर अचानक से प्रेसिडेंट्स रूल लग जाता था। उसके बाद दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में काफी लंबी चौड़ी रूलिंग हुई, एसआर बोमई केस आया, उसके बाद कहा गया गवर्नर को जो ये डिस्क्रिशन दिया गया है ये लिमिटेड है, लेकिन डिस्क्रिशन उन्हीं का है। कोर्ट रूलिंग्स ने थोड़ा लिमिट लगाया कि एब्यूज ऑफ पावर ना हो उस प्रकार से, जैसा हमने इतिहास में देखा था कि जब सेंटर पे सरकार बदलती है, गवर्नर बदलते हैं और उनके साथ सारे राज्यों में प्रेसिडेंट्स रूल एक साथ लग जाता है। तो यहां पे दोस्तों इसका इंप्लीकेशन समझिए अभी के केस में। तो अभी के केस में सीएम ने मेजॉरिटी लूज कर दिया है, अपना सीट भी नहीं बचा पाई है वैसे तो यहां पे अगर आप देखें तो गवर्नर बड़े इजीली अपना प्लेजर विड्रॉ कर सकते हैं। वो बोल देंगे कि जो सीएम है और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको मेरे तरफ से अलाउड नहीं है कुर्सी पे बैठना, दे डोंट एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ पार्लियामेंट, कॉन्फिडेंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो मैं क्लियरली देख सकता हूं, इसलिए ये प्लेजर नहीं है। और ये डिस्क्रिशन टोटली सुप्रीम कोर्ट रूलिंग के द्वारा दिया गया है। तो यहां पे दोस्तों उनके वॉलंटरी रेजिग्नेशन का इंतजार करने का कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नए सीएम को अपॉइंट करना भी गवर्नर ही करते हैं, और वो लेजिस्लेटिव असेंबली में उनके पास कॉन्फिडेंस हो इसी को ध्यान में रख के करते हैं। तो यहां पे ममता बनर्जी जी के इस्तीफा का किसी को इंतजार नहीं है। तो अब कैसे पावर शिफ्ट होगा, देखिए बड़ा क्लियर है, इलेक्शन रिजल्ट्स नोटिफाई कर दिए गए हैं, गवर्नर के पास ऑफिशियल रिजल्ट इलेक्शन कमीशन से आ चुका है, उनको बड़ा क्लियरली दिख रहा है कि इसके पास मेजॉरिटी है, बीजेपी के पास 207 सीट है इस केस में। तो इसके बाद गवर्नर का एसेंट होगा, ऐसे गवर्नर क्या करेंगे, गवर्नर एसेस करेंगे, जो मेजॉरिटी पार्टी है उसके लीडर को इनवाइट करेंगे और उसके साथ बोलेंगे जी आप अपनी सरकार बना लीजिए। बड़ा क्लियरली दिख रहा है 207 सीट है आपके पास, यहां कोई शक और गुंजाइश की तो बात ही नहीं है। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, इस बीच में जब तक ये प्रक्रिया चल रही है तब तक अगर आप देखें जो आउटगोइंग सीएम होते हैं वो केयर टेकर कैपेसिटी में काम करते हैं, जिसमें क्या होता है कि डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन देखना है, वो सब चलाया जाता है, मोर और लेस पूरा काम सेक्रेटेरिएट करती है, सीएम बस कुछ फाइल वाइल ले जाना है तो वो सब ले जाते हैं। अभी तो यूजुअली वो भी रोक लग जाती है, वो ले जा नहीं सकते। तो यहाँ पे बंगाल के केस में क्या हुआ है, ऑलरेडी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स बैठा दिए गए हैं, बड़ा क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है कोई फाइल ऑफिस के बाहर नहीं जाएगा। लेकिन अक्सर इस समय को इस प्रकार से कई लोग इस्तेमाल करते रहे हैं, देखा गया है फाइलें गायब होती हैं ताकि नई सरकार आके कुछ पुराने गड़े मुर्दे ना उखाड़े। तो यहां पे दोस्तों इस बीच में सीएम क्या करते हैं, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन 2-4 दिन 6-8 दिन की बात है उसको देख रेख रखते हैं, लेकिन ज्यादा बड़े फैसले कोई भी वो नहीं ले सकते। मोर और लेस पूरा काम जो ब्यूरोक्रेसी है वो करती है। सीएम थोड़े दिन आप जानते ही हैं फिर ग्रीव करते हैं क्योंकि चुनाव हारे हैं। अब दोस्तों इस बीच में क्या होगा, इस केस में अगर आप देखें तो गवर्नर ऑलरेडी बुला देंगे जो भी लीडर उनको दिखेगा, रूलिंग पार्टी जो बीजेपी का होगा, जो कि पार्टी इस चुनाव को जीती है, उसके बाद गवर्नर उनको बोलेंगे आइए आके शपथ ले लीजिए। गवर्नर इस बीच में क्या करेंगे, उम्मीद करेंगे कि जो रूलिंग सीएम है, जो अब तक सीएम थी ममता जी, वो आके इस्तीफा दे देंगी। अगर अभी भी इस्तीफा नहीं देंगी तो वो क्या करेंगे, फिर बोल देंगे जी आपका प्लेजर खत्म हो गया, विड्रॉ कर रहा हूं मैं प्लेजर, और इसके साथ आपके और आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बर्खास्त किया जा रहा है। सबके सामने इस प्रकार से बेइज्जती होगी, उससे बेहतर है इस्तीफा दे दीजिए, नहीं दीजिएगा तो मैं बर्खास्त कर दूंगा। और उसके बाद नए जो लीडर होंगे उनको आके ओथ दे दिया जाएगा, नए सीएम ओथ लेंगे, जो लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठक होगी उसमें यूजुअली अगर कुछ मार्जिनल केस होता है तो ये उम्मीद की जाती है कि वो मेजॉरिटी प्रूव करें। फ्लोर ऑफ द हाउस का टेस्ट होता है, वो पास करना पड़ता है, जिसमें फ्लोर ऑफ द हाउस पे दिखाना होता है कि कितने लोग आपके फेवर में हैं, और सिंपल मेजॉरिटी से आपके पास यानी
100 लोग हैं तो 51 लोग आपके साथ खड़े हैं कि नहीं, ये प्रूव कीजिए। इस केस में तो क्या है दोस्तों, वो भी जरूरत नहीं है, वो भी एक औपचारिकता है। 294 में 260 है, 207 बीजेपी के पास सीट्स हैं, तो वो औपचारिकता भर की बात है। वो भी अगर आप देखें तो खास उसकी आवश्यकता ना किसी को होगी, ना उम्मीद की जाएगी। बस नए सीएम आएंगे, ओथ लेंगे और उसके साथ आगे कहानी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे सवाल ये पूछा जाएगा, जरा रियलिज्म के लेंस से देखते हैं, ऐसा गिमिक्स की क्या आवश्यकता है इस प्रकार की नेता जो कि मोर और लेस पूरा जीवन इसी में निकाली है। देखिए दोस्तों, कारण है नैरेटिव कंट्रोल। पीपल्स मैंडेट को डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है। जिस प्रकार का पब्लिक मैंडेट दिख रहा है वो क्लियरली नए सरकार को डे वन से बैकफुट में रखना, डीलेजिटिमाइज कर देना कि तुम सरकार जो हो तुम तो बस सेंटर के द्वारा बैठाए गए हो, तुम चुन के लोगों की तरफ से नहीं आए हो। हालांकि जो न्यूज आ रहा है जमीन पे जो दिख रहा है, क्लियरली पब्लिक नए चेंज को लेकर के आई है। ये क्लियरली एविडेंट है, ये भी अच्छे से जानती हैं। लेकिन ये क्यों ऐसा कर रही हैं दोस्तों? फियर है। ये अपना सीट नहीं बचा पाई हैं। इनकी उम्र अगर आप देखें तो 71 वर्ष हो गई है। विद इन इनकी पॉलिटिकल पार्टी अगर आप देखें तो इनके कॉम्पिटिटर भी खड़े हैं। इन्हीं के अगर आप देखें तो भतीजे हैं, इन्हीं को चैलेंज कर रहे हैं। तो क्लियरली दोस्तों यहाँ पे यदि ये फुल्ली अपना डिफीट एक्सेप्ट कर लेंगी कि मैं अपना सीट भी नहीं बचा पाई, जो कि सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड था उनका, तो उसके साथ उनका पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन और तेजी से आगे बढ़ेगा। मत भूलिए, अब ये युवा भी नहीं है, 71 वर्षीय हैं। इनका उत्तराधिकारी राह देख रहा है कि कैसे इस पॉलिटिकल पार्टी पे कंट्रोल जमाऊं, तो उस वजह से काफी समस्या हो सकती है। दूसरी तरफ क्या समस्या है दोस्तों? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उतनी मजबूत होती है जितने उनके ग्रास रूट वर्कर्स मजबूत होते हैं। जो इनके पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो ग्रास रूट वर्कर्स साइड स्विच करना शुरू करेंगे, और शायद कर भी रहे हैं। ऐसे भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि साइड स्विचिंग शुरू हो गई है। ये कुछ नया नहीं है। बंगाल में अगर आप देखें, जो वर्कर्स पहले लेफ्ट के लिए काम करते थे, इनके साथ आने के लिए टीएमसी के साथ भी वही जुड़ गए थे। तो कोई नई बात नहीं है। वही अभी नई पॉलिटिकल पार्टी जब पावर में बंगाल के सिलसिले में नहीं है ना, बीजेपी आएगी तो वो भी साइड स्विच करेंगे। तो इनके लिए बेहद आवश्यक यहां पर यह हो जाता है कि वो अपने जो टीएमसी का कैडर है उसके मोराल को बूस्ट करे। वो बहुत ज्यादा डिमोरलाइज्ड है और वो जल्दी शिप्स जंप करने के लिए तैयार है, जल्दी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के जाने को तैयार है। और अगर ग्रासरूट वर्कर्स छोड़ना शुरू कर दिए तो पूरा का पूरा ये जो कैसल है ये गिर जाएगा। तो इसलिए यहां पे इस प्रकार से दिखाना कि मैं हारी नहीं हूं, ये उन कैडर के लिए मैसेज है कि आप लड़ते रहिए, वरना हम तो चुनाव जीत ही गए थे। लोग हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं, लोग हमारे साथ खड़े हैं। आप निश्चिंत रहिए, आप हमारे पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम कीजिए। देखिए दोस्तों, जो ग्रासरूट वर्कर होते हैं वो बड़े स्मार्ट होते हैं। उनको सब कुछ मालूम होता है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार के गिमिक में देखिए वो तो नहीं आने वाले। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट में अवश्य बताइएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी यहाँ पे आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपके लिए इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हम लेकर के आए हैं। कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, फिल्म्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है। पिंड कमेंट में लिंक है, आप जरूर जुड़ जाइए। आप देख सकते हैं कई बैचेस आपके लिए हम लेकर के आए हैं। मंजिल, प्रतिज्ञा, प्रारंभ, नींव, आगाज, आप जरूर जुड़िए। यूज द कोड KC10 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके।